एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दनदनाता हुआ शहर के एक नामी पर सज्जन वकील के दफ्तर में घुसा। उसके हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी और उसके सफ़ेद कपड़े में मिट्टी लगी हुई थी। बुजुर्ग ने वकील से कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज और चाहिए, क्या क्या लगेगा, खर्चा क्या क्या खर्चा आएगा, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा। रामू पानी दे इधर, वकील ने आवाज़ लगाई। उसके बाद वो बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे। फिर उनके सारे कागजात वकील साहब ने देखे, उनसे सारी जानकारी ली और इस तरह आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को अच्छी तरह देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा ही कीजिएगा। अगले शनिवार को मिलिए, आकर मुझसे मिलिए, वकील साहब ने ये कहा। 4 दिन बाद वो बुजुर्ग फिर से वकील के यहाँ आए। वैसे ही कपड़े, बहुत गुस्से में लग रहे थे। वे अपनी छोटी भाई पर बहुत गुस्सा थे। वकील ने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए हैं और आपके परिवार के बारे में और आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी मैंने बहुत जानकारी हासिल की है। आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। छोटे भाई के पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं होने दी। एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया, तब भाई लहूलुहान हो गया। फिर आप उसे अपने कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र में भी ये करने की, पर भाई में जान बसी थी आपकी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। आपका भाई इंजीनियर में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 सालाना फीस भरने के लिए आपने रात दिन कर दिया, और यानी बीवी के गहने गिरवी रखकर साहूकार से पैसे लेकर उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसने किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने के लिए कहा और आपने अगले मिनट में ही अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुम्हें अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमोगे बीमारी शरीर में लेकर, मुझे तो गांव में ही रहना है। फिर भाई मास्टर के लिए हॉस्टल पर रहने लगा। लड्डू बने, देने जाओ। खेत में मकई तैयार हुई है, भाई को देने जाओ। कोई तीज त्योहार है, भाई को कपड़े दे दो। घर से हॉस्टल 25 किलोमीटर दूर था, उसे डब्बा देने साइकिल पर गए। तुमने पहला निवाला अपने भाई को खिलाया, फिर वो मास्टर पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। फिर उसने अपने उसी कॉलेज में लड़की जो दिखने में एकदम सुंदर थी, उससे शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहाँ गए। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने लगा था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस परिवार को और आपके प्यार को। शादी के बाद भाई ने घर आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है, घर एक भी पैसे नहीं दूंगा। पूछा तो कहता है कर्जा सिर पर है, पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा है, पैसे कहाँ से आए। पूछा तो कहने लगा कर्ज लिया हुआ है मैंने। और भाई तुझे कुछ मालूम नहीं, तू तो निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसे दे दूँ। इतना कह के वकील साहब रुके। रामू की लाई चाय प्याली उन्होंने अपने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा वो उसे ना देकर उसके फ्लैट पर स्टे लग जाए? क्यों क्यों बाबा, यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ वकील साहब। वकील साहब ने कहा, हम स्टे ले सकते हैं और भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा ही मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया है वो मिलेगा? तुम्हारी दी गई किडनी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी भर खर्च किया है वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। तुम्हें भाई का प्यार भी वापस नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है
भाई की नीयत फिर गई। वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उसी कृतज्ञ संग सड़क पर मत जाओ। वो भिखारी निकला। तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहोगे। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। वो बुजुर्ग वकील साहब के मुंह को ताकने लगा। वकील साहब की पूरी बात सुनकर बुजुर्ग उठ खड़ा हुआ। सब कागजात उठाए, आंखें पोंछता हुआ बोला, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो किसी को दिख ना जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात पर अरसा गुजर गया। कल वो अचानक फिर वकील साहब के ऑफिस में आया। कदमों में सफ़ेदी झांक रही थी उसके। साथ में एक नौजवान था और हाथ में थैली थी। वकील ने कहा, बाबा बैठो बाबा। उसने कहा, बैठने नहीं आया हूँ वकील साहब, मिठाई खाने खिलाने आया हूँ आपको। ये मेरा बेटा है, बैंक मैनेजर है, बेंगलोर रहता है। कल आया गांव में, अब 3 मंजिला मकान बना लिया है। वहाँ थोड़ी थोड़ी कर 10 से 20 एकड़ खेती खरीद ली है वकील साहब। उसके चेहरे से टपकती हुई खुशी को महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग ने फिर कहा, वकील साहब आपने मुझसे बोला था कोर्ट कचहरी के चक्कर मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी, मुझे उलझन से बचा लिया। जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, मैंने उनकी नहीं आपकी बात सुन ली और मैंने अपने बच्चों को लाइन में लगाया। भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई और उसकी पत्नी भी घर पर आए, पाँव छूकर माफ़ी मांगने लगे। मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया और धर्मपत्नी से कहा, उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद एक साथ भोजन किया। बस फिर क्या था, आनंद की लहर घर में दौड़ पड़ी। वकील साहब के हाथ का पेड़ा हाथ ही में रह गया। उनके आंसू टप 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 टपकने लगे। आखिर अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ा जाए तो जीवन कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दिल थोड़ा बड़ा रखने की जरूरत है। इसलिए अपनों को छोड़े नहीं, अपनों को माफ़ करना सीखें और अपनों को समय दें और आगे बढ़ते रहें। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ें और अच्छा करें। एक दिन सब साथ हो जाएंगे।